मुझे किसी ने पूछा जी एक फिक्रे में बताएं कि भुट्टो साहब क्या थे, तो मैंने कहा कि एक जर्नैल लेके आया था और एक ब्रिगेडियर ने दफन कर दिया। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। मंजूर गिलानी साहब से बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि याहिया खान साहब, जो जनरल याहिया खान थे, उन्होंने पाकिस्तान का इंतज़ाम संभाला। तो उससे आगे हम आज उनसे पूछते हैं कि फिर जो हालात थे उन्होंने कैसा टर्न लिया, क्या क्या होता रहा हमारे मुल्क में। गिलानी साहब। जनरल याहिया खान ने ना एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जारी किया जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबात कराऊंगा और नेशनल असम्बली के इंतखाबात होंगे और 120 दिन के अंदर वो नेशनल असम्बली जो है वो दस्तूर बनाएगी और अगर दस्तूर बन गया तो सदर की मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि वो खुद सदर थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर थे जी, और कमांडर इन चीफ थे। 4 टोपियां उन्होंने पहनी हुई। जी जी। ये मुझे 4 टोपियों से याद आया, ये भुट्टो साहब ने एक तकरीर में कहा था अच्छा। कि ओ याहिया खान क्या है, तुमने 4 टोपियां पहनी हुई। खैर वो एक अलग बात है। तो उसने कहा कि अगर सदर ने मंजूरी दे दी तो वो दस्तूर नाफज हो जाएगा, अगर मंजूरी ना दी तो फिर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, वो कौमी असम्बली एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इस पर एयर मार्शल असगर खान ने कहा कि आप इंतखाबात करवाएं दस्तूर साज असम्बली के। वो दस्तूर बनाए, उस दस्तूर के तहत इंतकाले इक़्तिदार के लिए फिर इंतखाबात कराए जाएं। जी। तो मुझे याद है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा खर्चा आ जाएगा और फलां है, बस एक इलेक्शन ठीक है। एक इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई 1 जनवरी 1970 से और हमने सबकी तकारीर सुनी, जो उस वक़्त के रहनुमा थे, जो लीडर थे। मौलाना मदूदी साहब की भी हमने तकरीर सुनी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी सुनी। भुट्टो साहब की जो तकरीर थी मुझे याद है कि वो अंग्रेज़ी में थी। एक जलसे में नहीं, ये अच्छा, टीवी पे मौका अच्छा दिया टीवी था। में मौका दे रहे थे। ओके। हाँ जी। मौलाना एहतशामुल हक थानवी थे, उनकी तकरीर आई, एयर मार्शल असगर खां की भी आई, फलां की भी आई। तो एक इंतखाबी मुहिम थी बड़ी ज़ोरों पे। शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में, खैर वो तो मगरबी पाकिस्तान में भी आए, यहाँ भी जलसा किया, लाहौर में जलसा किया। इस जलसे में लाहौर का जो मोची दरवाजे का जलसा था उनका, जमात इस्लामी के लोगों ने गड़बड़ की कुछ। अच्छा। तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि मौलाना मदूदी ढाका में उतर नहीं सकेगा फिर। ओह, अच्छा। इसी तरह मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी थे, वो भी एक जमात के सरबराह थे। उसका नाम जो था नेशनल अवामी पार्टी भाषानी ग्रुप था जी। एक नेशनल अवामी पार्टी थी जिसके सरबराह वली खान साहब। पहले एक ही जमात होती थी, ये भी 2 हिस्सों में चली। अच्छा, ये भी 2 हिस्सों में, 2 यानी मशरकी मगरबी पाकिस्तान में वो नहीं, उनके भाषानी के लोग मगरबी पाकिस्तान में भी थे, वली खान के लोग मशरकी पाकिस्तान में भी थे। मुजीबुर रहमान के ओहदेदारान जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान में भी थे जी। बल्कि 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान में लोगों को टिकट दिए और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने मशरकी पाकिस्तान में कोई कैंडिडेट टिकट ही नहीं दिया, किसी को टिकट ही नहीं दिया। हालांकि इनको आई तो होंगी। नहीं, भुट्टो साहब का जो था ना वो एक अलग किस्सा है, वो जब आप पूछेंगे मैं बताऊंगा उनकी शख्सियत के बारे में। उन्होंने वहां कैंडिडेट ही नहीं दिया था। अच्छा।
मुजीबुर रहमान ने दिए थे, लाहौर में भी उनके कैंडिडेट लाहौर में खड़े थे उनके कैंडिडेट। जनाब मलिक हामिद सरफराज, आप जी जी, उनको हाँ, जानते वो फिर हैं। तहरीके इस्तिकलाल में आ हाँ गए। जी, मलिक हामिद सरफराज उनके उम्मीदवार थे। अच्छा। सलीमी साहब हमारे उम्मीदवार थे। और आसमा जहांगीर के वालिद भी उनकी पार्टी के ही थे। आसमा जहांगीर के वालिद जो थे वो तहरीक इस्तिकलाल में थे। वो तहरीक इस्तिकलाल के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। अच्छा। हाँ, लाहौर में मलिक गुलाम जिलानी का तो डेरा था ना, बड़ा मशहूर डेरा था जी। तो वो तहरीक इस्तिकलाल में थे। उससे पहले वो MNA हुए अयूब खां के ज़माने में, जी। तो वो भी एक नामवर शख्सियत थे पाकिस्तान की सियासत के। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें जब ये बड़े ज़ोरों पे थी इंतखाबी मुहिम, तो एक पार्टी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी। ये नवाबजादा नसरुल्लाह की। ये नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो थे ये बाद में उसके सदर बने। अच्छा। पहले असगर खान ने, एयर मार्शल असगर खान ने पार्टी बनाई थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। अच्छा, यानी तहरीक इंसाफ उस जमाने की। नहीं, पहले जस्टिस पार्टी बनाई ना, उसका नाम जस्टिस पार्टी था। फिर ये 4 जमातें मिलके एक जमात बनी थी। ढाका में इनका इजलास हुआ था 26 सितंबर 1969 को। और उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खां की अवामी लीग 8 रन का थी, नूरुल अमीन का जमहूरी महाज, चौधरी मोहम्मद अली की निज़ाम इस्लाम पार्टी, अच्छा, उनकी भी हुई थी। जस्टिस पार्टी एयर मार्शल असगर खां की। जी। ये 4 जमातों का मर्जर हुआ और एक जमात बनी, उसका नाम था PDP। उसके पहले सरबराह जो थे वो नूरुल अमीन साहब को बनाया गया। वो मशरकी पाकिस्तान से थे, मशरकी पाकिस्तान बंगाली से। थे। ठीक है, तो ये बड़ी जमातें थीं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। बाकी भी जमातें थीं। नेशनल अवामी पार्टी एक बड़ी जमात थी, जमीयत उलमा इस्लाम जो थी उसके भी ग्रुप थे। मसलन एक ग्रुप जो था वो हज़ारवी ग्रुप कहलाता था, गुलाम गौस हज़ारवी, और मुफ्ती महमूद उसमें थे। ओके, ये मौलाना फजल रहमान के वालिद ये हज़ारवी ग्रुप में थे। इसी तरह एक जमीयत उलमा इस्लाम थी, उसके एहतिशामुल हक थानवी साहब थे सरबराह, वो कराची में होते थे जी। तो इसी तरह जमीयत उलमा पाकिस्तान थी उस ज़माने में, ये जो सुन्नियों की जमात थी जी। इनके भी, जिसमें मौलाना नूरानी जो थे ये कराची से मेंबर हुए थे जी। और बाद में वो उसी जमात के बाद में सरबराह भी बने। तो जब इंतखाबात हो रहे थे तो कमरुद्दीन सियालवी साहब जो थे वो JUP के सदर थे। तो ये सारी जमातें जो थीं ये इंतखाबी अमल का हिस्सा थी। इसी तरह हमारी ये जो नेशनल अवामी पार्टी थी ये बुनियादी तौर पर सूबा सरहद उस वक्त होता था ना जी। उसमें, और बलूचिस्तान जो सूबा था ये नया बना था, ये डोमिनेंट थे, ये इसमें इनकी ताकत थी जी। तो लेकिन इनसे ज्यादा सीटें ली थी मुस्लिम लीग कयूम ने 70 के इलेक्शन में। 70 के इलेक्शन। अच्छा। उनके तो ज्यादा मेंबर थे नेशनल असेंबली में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इंतखाबी मुहिम बड़ी जोरदार थी, इसमें लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। पहली दफा पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे थे, पहले 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर, ये पहली दफा था जी। इससे पहले 1954 में मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग जो थी वो हार गई थी, और उस वक्त मुस्लिम लीग के वहाँ मशरकी पाकिस्तान में वज़ीर आला थे नूरुल अमीन साहब जी। वो अपनी सीट भी हार गए थे। अच्छा। एक स्टूडेंट से। और इसी तरह पंजाब के इलेक्शन भी 51 में हुए थे पंजाब असेंबली के। तो ये होते रहे, लेकिन ये आम इंतखाबात जो हैं जी हाँ, ये पहली दफा 1970 में हुए। 70 में हुए। उसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो जमात थी मशरकी पाकिस्तान में 167 सीटें जीत गई जी। सिर्फ दो नहीं जीते, 2 हार गए थे, 2 हारे, बाकी सब जीत गए। उसमें एक नूरुल अमीन जीता था और एक में राजा तीरी देव राय थे,
चकमा कबीला है हिंदुओं का, जी, जी। उसके वो सरबराह थे। ये 2 बंदे जीते थे, बाकी तमाम सीटें वो हार गए। बाकी तमाम सीटें वो जीत मुजीबुर गए। रहमान जीत मुजीबुर रहमान गए थे, जीत गए। 167। जी। इसी तरह ये जो कौमी असम्बली के इलेक्शन थे, ये इनका और सूबाई इलेक्शन अलग अलग थे। जी। इसके बाद जब सूबाई इलेक्शन हुए तो मुजीबुर रहमान सिर्फ 4 सूबाई सीटें आ रहा था। उसमें हमारे तहरीक इस्तक़लाल के साथी थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। ओके। वो भी वहाँ सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। आप इकबाल हाशमी साहब हैं, और वो सेनेट के मेंबर हुए थे ना हमारे कराची से, अदील हाशमी, जी, जी। उनके वालिद निहाल हाशमी। निहाल हाशमी। निहाल हाशमी। निहाल हाशमी, जी। सॉरी, निहाल हाशमी के वालिद भी जीते थे सूबाई असम्बली की एक सीट। वो उस जमाने में तहरीक इस्तक़लाल में थे, ओके। मशरक़ी पाकिस्तान। ये मशरक़ी पाकिस्तान से जीते थे। मशरक़ी उधर पाकिस्तान उधर से, हाँ, उधर से जीते ये उधर थे। से आए हैं। हाँ जी, ये उधर से जीते थे। तो ये इलेक्शन हो गए। भुट्टो साहब की सीटें जो थीं वो 83 थी। अब जो असगर खां का ख्याल था कि आप पहले इलेक्शन कराएं दस्तूर साज असम्बली के, ताकि सबकी तवज्जो हो कि दस्तूर बनाना है, उसके मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार के लिए इंतखाबात किए जाए। जी। लेकिन ये ना हुआ। अब जब कौमी असम्बली बन गई तो दस्तूर की तरफ तो तवज्जो नहीं थी किसी की, वो इंतकाल इक़्तिदार की तरफ चली गई। अच्छा। और वो झगड़ा शुरू हो तो गया। आप कहते हैं कि असगर खान साहब का पॉइंट जो था वो बड़ा वैलिड था, वो वैलिड, उसको ज्यादा सबसे पहले एड्रेस किया जाना चाहिए था। हाँ, जो नहीं हुआ और उसका नुकसान हुआ। और जो दिसंबर में इलेक्शन हुए, जी। अब चाहिए तो ये था ना कि आप जनवरी में चले उसका इजलास बुला लेते, हाँ जी। वो नहीं बुलाया गया। जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च की 3 तारीख को इजलास तलब किया याह्या खान ने ढाका में। हाँ जी। और वो भी उससे पहले वो ढाका गए और शेख मुजीबुर रहमान से मिले। बल्कि बकौल शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि देखें, मेरे पास उनको आना चाहिए था, मेरे घर आते, लेकिन उन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में तलब किया। अच्छा। वो लफ्ज इस्तेमाल किया याह्या खान, उसने मुजीबुर रहमान ने, कि मुझे उसने तलब किया, जबकि मैं मुंतखब लीडर था। हाँ, मेरी तो खैर मुजीबुर रहमान वहाँ गए, वहाँ उनकी बात हुई। तो जब याह्या खान वापस आ रहे थे तो ढाका एयरपोर्ट पर उनसे पूछा गया कि मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा। तो याह्या खान ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा, तो ये एक डिसेप्टिव बात थी। ये कह के वो आ गए। जब वो कराची आए तो वहाँ से वो भुट्टो साहब के गांव चले गए। अच्छा, डायरेक्ट उधर गए वो? उधर भुट्टो साहब ने उनको बुलाया और वो वहाँ चले गए। वहाँ तमाम जर्नैलों की मीटिंग हुई और वहाँ फैसला हुआ कि मुजीबुर रहमान को कुछ नहीं देना। यानी भुट्टो साहब का भी किरदार था जर्नैलों को कन्विंस करने में, आपके ख्याल में? देखें, भुट्टो साहब की सारी ज़िंदगी जो है ना, मुझे किसी ने पूछा जी एक फ़िक्र में बताएं कि भुट्टो साहब क्या थे, तो मैंने कहा कि एक जर्नैल लेके आया था और एक ब्रिगेडियर ने दफन कर दिया। ये बदकिस्मती है जी। हमारे यहाँ जो लीडरशिप आई, उसने दूसरे को दबाया जिसका राइट बनता था। 7 अक्टूबर 1958 के मार्शल लॉ के बाद उसी हैचरी की पैदावार है। किसी का आप नाम लें, सब उसी से आए। उसी की मर्जी से, कोई इक़्तिदार में नहीं आया उनकी अच्छा, मर्जी के बगैर। थोड़ा सा हम मूव ऑन करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान जब कोई टाइम थे, कुछ ऐसे मौके थे गिलानी साहब के जब मशरक़ी पाकिस्तान वाला जो वाक़या हुआ इसको अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। कौन कौन से ऐसे देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी अर्ज किया ना कि जनवरी में इजलास बुलाते, फरवरी में बुला लेते जी। उसको मार्च में ले गए, 3 मार्च को। लेकिन जब याह्या खान कराची पहुंचे तो भुट्टो साहब के पास चले गए और उसके बाद भुट्टो साहब ने तकारीर शुरू कर दी। हाँ,
और लाहौर में और खुद भी ढाका चले गए उसके बाद। नहीं, उससे पहले गए ये पहले गए। 25 मार्च वाला जो ऑपरेशन है वो भुट्टो नहीं, साहब की टेक ऑफ करने के बाद स्टार्ट मैं हुआ अर्ज ना? करता हूँ, जी। ये गए वहां, इनसे पूछा किसी ने कि भुट्टो साहब आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या सूरत हाल है? तो भुट्टो साहब ने कहा जी कि 5.5 नुकात पे हमारा इत्तेफाक हो गया है। अच्छा, इस तरह की भी वो डबल स्पीक करते रहते थे भुट्टो साहब भी, और यहया खान भी, उनको मेरे ख्याल में शायद पैसिफाई करने के लिए मशरकी नहीं, पाकिस्तान वालों मतलब को। ये था कि आधा पॉइंट जो है ना वो क्या था, वो मैं क्या था? बताता हूँ। जी। भुट्टो साहब मुजीबुर रहमान को कहते थे कि तुम वजीर आज़म बनोगे तो मैं नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा। और शेख साहब कहते थे कि आपको लोगों ने मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठने का, जी जी जी। ये पार्लिमानी निज़ाम है, आप अपोजिशन में बैठे हैं। जी। भुट्टो साहब को ये खतरा था कि अगर मुजीबुर रहमान वजीर आज़म बन गया तो मेरा तो खाता साफ है, मैं कभी भी नहीं बन सकूंगा। नहीं, इनके 25 MNA जो थे ना भुट्टो साहब के, जी। उन्होंने मलिक हामिद सरफराज से राब्ता किया, जो कि उस वक्त मुजीबुर रहमान की पार्टी में थे, अवामी लीग में थे, कि जनाब हम तो अवामी लीग में शामिल होना चाहते हैं। ओह, उस जमाने फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह वो तो भी था नहीं ही थी, कुछ नहीं। डिफेक्शन भी नहीं थी। तो भुट्टो को ये खतरा था कि मेरी तो पार्टी के लोग सारे उधर चले खत्म ना हो जाएंगे। जाए। दूसरा, वो याह्या खान से मिले हुए थे। याह्या खान किसी सूरत भी इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता था। वो क्या था सर, वो रेसिज्म था, बंगालियों के साथ नफरत थी, अपनी सुपीरियरिटी का एक जोम था, क्या था वो? सर बात ये है कि पाकिस्तान जो बनाया है ना, उसमें सबसे अहम किरदार बंगालियों का रहा है। हमें ये तस्लीम करना चाहिए। वहां से 100% मुस्लिम लीग वाले जीते थे 1946 के इलेक्शन में, और पंजाब का पता क्या हाल था? मैं आज ही एक बात बता रहा था कि पंजाब असेंबली में जो सिख थे जी, उनका लीडर था मास्टर तारा सिंह जी। तो कायद आजम ने उसको दावत दी कि भी आप भी आ जाएं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो मास्टर तारा सिंह ने तलवार निकाली थी पंजाब असेंबली के सामने सीढ़ियों पे खड़े होके, अच्छा, कि मैं कत्ल कर दूंगा जो ऐसी बात करेगा। अच्छा, इतना वो सिख जो थे उस वक्त खिलाफ थे। लेकिन 3 हमारे मसीही भाई मेंबर थे सूबाई असेंबली पंजाब के। अच्छा। जब वोटिंग हुई तो 2 मसीही भाइयों ने हमें वोट डाला, तो वोट बराबर हो गए। अच्छा। तो जो स्पीकर था सरदार बहादुर, उसने कास्टिंग वोट डाला पाकिस्तान के हक में, और वो मुसलमान था? नहीं, मसीही भाई था। अच्छा, वो भी मसीही था। अच्छा अच्छा। जो स्पीकर था, तो अगर वो ये ना लाहौर के गोरा कब्रिस्तान में वो दफन है। अच्छा अच्छा। और मैं उसकी कब्र पे गया हूँ। अच्छा। अभी कल भी हमारा एक क्रिश्चियन साथी है हमारे अलायंस का, वो सीनियर वाइस चेयरमैन था, मैं चेयरमैन हूँ, उसका इंतकाल हो गया कल, उसको भी वहीं दफनाना है। ओके, ठीक है, तो वहां मैं गया हूँ उसके। तो हमारा तो ये हाल था, यानी कि यहाँ पे एक एक वोट से आप तरस रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी, पंजाब को नहीं, अगर वो मसीह भाई वोट ना करता तो वो 3 थे, तीनों ने डाल पंजाब डिवाइड ना होता। ठीक है, तो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में ये सूरत हाल थी कि 100 के 100% रिजल्ट मुस्लिम लीग का था। इसी तरह सिंध असेंबली ने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की जी, और वो करारदाद किसने पेश की? GM सैयद ने। वो भी उस जमाने में मुस्लिम लीग में ही थे मेरे। पहले मुस्लिम लीग में थे, मुस्लिम लीग के सदर थे, लेकिन 46 के इलेक्शन में वो उन्होंने अलग प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया था, और मुस्लिम लीग से ज्यादा उनके मेंबर थे, इलेक्ट हुए थे, इसीलिए उन्होंने करारदाद पेश की जी। और सिलट में रेफरेंडम हुआ, सूबा सरहद में रेफरेंडम हुआ, बलूचिस्तान में जो उस वक्त के लोग थे जिनमें अकबर बुख्ती भी था, उसने पाकिस्तान के हक में वोट डाला। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि भुट्टो साहब जब सुकूत ढाका हो गया, भुट्टो साहब उस वक्त मेरा ख्याल में पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने 1-2 दिन मेरा ख्याल में क़याम लंदन में किया ताकि चेक करूं कि उस पर थोड़ा सा बताएंगे। आपने तो देखा है सारा वो।
जब ये इन्होंने फैसला किया ना कि नहीं देना, हम्म, तो फिर याहिया खान ने 1 मार्च 1971 को, इजलास था 3 मार्च को ना, 71 को, इन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि अब इजलास नहीं होगा, और तारीख भी नहीं बताई कि चलें जी 8 दिन के बाद कर उधर लेंगे। हंगामे शुरू हो गए ढाका में। हंगामे शुरू हो गए। उस वक्त ये तमाम लीडर वहां गए। उनमें हमारे जो लीडर थे एयर मार्शल असर खान, ये भी गए। मुजीबुर आप, रहमान। सॉरी मैं आपको कथा कलामी, आप उस वक्त तहरीके इस्तिकलाल ज्वाइन कर चुके थे? मैं तो ज्वाइन कर 71 में, 70 में जी। 70 में कर चुके थे आप? हाँ हाँ, मैं तो 70 में कर चुका था। ये बनी है 1 मार्च 1970 को तहरीके इस्तिकलाल। जी। तो हम तो जब से असगर खां आए थे ना सियासत में, तो हम ज़हनी तौर पर इनके साथ थे। जी एक होते थे मशरकी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सैयद महबूब मुर्शद, जी। वो बड़ा अच्छा आदमी था, तो वो भी हमें मिला। उस जमाने में अयूब खां के खिलाफ तहरीक में वो पाकपटन में आए, हमने उनको रिसीव किया। रिटायर हो चुके हुए थे। रिटायर हो चुके हुए थे, हमने उनको रिसीव किया। ये 68 की बात है। तो वो चूंकि हम तो सियासत में वो थे ना, अपने वालिद साहब की वजह से हर जगह जाते थे, आते थे। तो उस वक्त मेरे ज़हन में था कि किसको ज्वाइन किया जाए, महबूब मुर्शद को या एयर मार्शल असर खां को। अच्छा। जब वो मुझे मिले तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं लंबा चलेगा, तो असगर खां ठीक है। तो फिर हमने ना एयर मार्शल को ज्वाइन किया। तो बाकायदा तौर पर जब उन्होंने तहरीक इस्तिकलाल बनाई 1 मार्च 1970 को, तो हमने पाकपटन में बस ये समझे कि अगले दिन ही दफ्तर बना दिया अच्छा। तहरीक इस्तिकलाल का। अच्छा, मूविंग तो ऑन। वो हाँ जी, असगर खां please। जो थे वो भी मिले थे मुजीबुर रहमान को। और जब वो बाहर निकले तो लोगों ने पूछा, साफियों ने, तो उन्होंने कहा जी वो शेख साहब बताएंगे जलसे में। तो शेख साहब ने जो जलसा किया तो वो 7 मार्च था। मुजीबुर रहमान मुजीबुर धान मंडी में? नहीं सर, नहीं, वो कहीं वो पलटन ग्राउंड में करते थे। पलटन मैदान में। उसकी जो रिपोर्टिंग बीबीसी पे आई, मार्क टेली होता था, अभी पिछले दिनों फौत हो अभी गया। पिछले नहीं फौत हुए। उसकी रिपोर्टिंग मैंने सुनी। उसने कहा कि लोग जब आ रहे थे, हाथों में उनको लाठियां उठाई हुई थी, हाकियां उठाई हुई थी, और वो नारे लगा रहे थे और जलसे में जा रहे थे। अगर शेख मुजीबुर रहमान चाहता तो वो छावनी को आग लगा सकता था, लेकिन ये काम नहीं किया। नहीं किया उसने। मुजीबुर रहमान की जिंदगी की मेरा ख्याल में वो मुख्तसर तरीन तकरीर है। अच्छा, उसमें उसने क्या कहा था? उसमें उसने कहा कि मार्शल लॉ खत्म किए जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाएं, और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए। इसमें कौन सा पाकिस्तान तोड़ने की बात थी? ये तो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की बात थी। और इसके मुकाबले में भुट्टो साहब क्या तकरीरें कर रहे थे। अभी 3 मार्च का इजलास की डेट तय है जी, और भुट्टो साहब ने लाहौर में जलसा किया, मंटो मैं पार्क। टांगों तोड़ दूंगा अगर जो इन्होंने गया। कहा जो गया उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, जो जाएगा एक तरफा टिकट लेके जाएगा। अच्छा, इस तरह की बातें करते थे। ये कहा इसने। सिर्फ एक एमएनए यहां से गया जिसका नाम अहम रजा कसूर, जी। वो गया था। उसने कहा मैं तो जाऊंगा, इजलास हो या ना हो, वो गया था वहां। फिर वो तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये दोनों का फर्क था। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने की नहीं बात की। जी। जब 25 मार्च को फौजी एक्शन हुआ तो भुट्टो साहब जो थे वो कराची के एयरपोर्ट पर उतरे। उनको लेने के लिए आए हुए थे महराज मोहम्मद खान जी, जो उनकी पार्टी में थे, उनके साथी थे। बड़े उनके वलवला अंगेज उनके जी 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 लीडर थे वो। तो भुट्टो साहब को पूछा गया कि ये फौजी एक्शन शुरू हो गया है, आपकी क्या राय है? अगले दिन जो सुर्खी लगी हुई थी ना, मुझे वो कभी भूलती नहीं।
अच्छा, उस सुर्खी पे भी बात करते हैं आप, वो आप इधर तुम उधर हम वाली? नहीं। अच्छा, वो तो उससे पहले कर चुके थे वो ना। कर चुके थे। अच्छा, ये वो तो पहले कर वो चुके। पाकिस्तान बच गया वाली जो थी। वो उसने भुट्टो साहब ने कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, लिखा हुआ था भुट्टो। आगे पता क्या लिखा हुआ था? जी, फौजी कार्रवाई बंद करो, मुल्क टूट जाएगा, असगर खान। एक ही सुर्खी है। उसमें जब भुट्टो साहब ने ये कहा ना कि पाकिस्तान बच गया, तो जो था ना महराज मोहम्मद खान, उसका भी एक फिक्रा है, ये अमानत है हमारे पास। अच्छा, उसने पता क्या कहा? उसने कहा अब अल्लाह मियाँ भी मुल्क बचाने के लिए नहीं आएगा। उफ, ये छपा हुआ है ये वाला बयान या सिर्फ कहा उन्होंने? मैं बताता हूँ ना जी। भुट्टो ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया अच्छा, और कहा प्रेस वालों को कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड है। ओह, भुट्टो ने मना कर दिया। अच्छा अच्छा, और एक और बात है, मैं आपसे शेयर करूं। जी, भुट्टो जब घर गए तो नुसरत भुट्टो ने कहा कि अब आप तोपों से मुल्क को इकट्ठा रखेंगे। अच्छा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है या? ये सारी चीजें देखें, बहुत सी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं ये होती, रिकॉर्ड हाँ। पे ही आ रही हैं ना। हाँ जी, ऐसे ही है। अर्ज ये है कि ये सबको पता था कि क्या होने जा रहा है। 25 मार्च 1971 के बाद 16 दिसंबर 1971 तक के दौरानिये में मगरबी पाकिस्तान से कोई एक लीडर मशरकी पाकिस्तान के दौरे पे नहीं गया। एक लीडर गया जिसका नाम एयर मार्शल असर खान है, और वो 3 दफा गया। अच्छा, बाकी जाते नहीं थे कि हमें बंगाली मार देंगे, वो जाता था। और वो मुसलसल ये कहता था कि फौजी कार्रवाई बंद करो। और मुझे याद है कि असगर खान को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने बुलाया। तो वो शिजान होटल से जब निकल के गए तो पीपल्स पार्टी के शुरफा ने, वकला ने असगर खान को गिरेबान से पकड़ा, मुंह पे थूका। अच्छा, कि तुम बंगालियों के एजेंट हो, तुम ये कहते हो। यानी इतनी एंटी बंगाली सेंटिमेंट बना दिया गया हुआ बना दी। भुट्टो साहब तो बाकायदा कैंपेन करते थे। और मुझे ये बताएं, अच्छा, मूविंग स्विफ्टली अब ये जो आपने बात की है ना कि भुट्टो साहब लंदन में रुक गए थे, भुट्टो साहब इटली में रुके हुए। अच्छा, इटली में रुके थे, वो देख रहे थे कि कौन टेक ओवर करता है। उसकी वजह ये है कि मैंने वो जनरल याया की तकरीर सुनी है 16 दिसंबर जब ढाका फाल हो गया। तो याया खान ने तकरीर की कि हम जंगलों में, फिजाओं में लड़ेंगे, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में लड़ेंगे, जी, समुद्रों में लड़ेंगे। और उसके बाद ये खबर आई कि अब याया खान जो हैं वो पाकिस्तान को नया दस्तूर देंगे। ये आपने सुना कभी? ये नहीं सुना। नहीं सुना। याया खान ने कहा जी मैं दस्तूर दूंगा। अब मैं अपना रेडियो लगा के बैठा हूं। 16 दिसंबर का दिन है, के बाद की बात। तो वो अब मैं रेडियो लगा के बैठा हूं। आई थिंक इट वाज 19 दिसंबर। तो मैं बैठा हूं। अब वो याया खान नहीं आ रहा, फौजी धुनें चल रही हैं, इंतज़ार करें। बिल आखिर ये हुआ कि जी अभी बाद में करेंगे, बाद में ऐलान करेंगे। यानी कि उनको अरेस्ट प्रोबब्ली कर लिया गया था, उस वक्त हो चुके थे। ठीक है। तो भुट्टो साहब जो थे ये इटली में बैठे हुए थे। अब याया खान को जब उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल था, एक फजाइया का सरबराह था और बाकी जूनियर थे जी, फौजी अफसरान, जिनमें एयर मार्शल असर खान का बेनोई भी शामिल था। वो अलीम आफरीदी, वो फौजी थे, वो आर्मी में थे ना। तो इन्होंने याया खान को गिरफ्तार किया। उससे पहले याया खान ने एक हुक्म जारी किया था कि जैसे ही भुट्टो पहुंचे ना पाकिस्तान, इसको अरेस्ट कर लो। नाजरीन, यहाँ पे हमारा दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है। तीसरे हिस्से के लिए अभी थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।
बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज।